चलिए, मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास दो ऑप्शन हों, $100 आज या $100 एक साल बाद, तो आप क्या चुनेंगे? मेरा मानना है कि इसका जवाब काफी साफ है। आप $100 आज ही लेना चाहेंगे, है ना? अब सोचिए, अगर ऑप्शन हो $100 आज या $150 एक साल बाद, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि $150 एक साल बाद लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन हो $100 आज और $105 एक साल बाद, अब शायद आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन लगभग बराबर लग रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि अगर आप $100 आज ले लें और इसे बैंक में डाल दें, तो 5% कमा कर एक साल बाद आपके पास वही $105 हो जाएगा। सही कहा ना? तो दोनों ऑप्शन लगभग एक जैसे हो गए, है ना? मुबारक हो, आपने अभी अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ लिया। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, और यहाँ ये बढ़ोतरी 5% की है। अगर फाइनेंस की दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो यही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो नींव है जिस पर पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री टिकी हुई है, और आज हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके से समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है फ्यूचर वैल्यू और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। ये दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की। आखिर फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। जहां भी फ्यूचर वैल्यू लिखा है उसका मतलब वही है। मान लीजिए आपके पास $1000 हैं और आप इसे इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसकी वैल्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कितनी होगी? यही होती है फ्यूचर वैल्यू। ये बस इतना ही सिंपल है। अब देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए आपने $1000 इन्वेस्ट किए हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका वैल्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कितना होगा, ये देखते हैं। ईयर 1 में आपके $1000 पर 10% का ग्रोथ होगा, यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट $1000 पर 10% और जुड़ जाएगा। सही कहा ना? अब 10% ऑफ $1000 होता है $100, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा $1000 प्लस $100, यानी 1100। अब अगर इसे एक्सेल में देखना हो तो हम इसे एक बहुत ही आसान और बेसिक फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसे $1000 से लिंक करेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न यानी 10% से। इससे क्या होगा? इससे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट को 1.1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो हमें मिलेगा वो होगा $1100। सही कहा ना? यही ईयर 1 की फ्यूचर वैल्यू है आपके $1000 इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर हम ईयर 2 की बात करें तो क्या होगा? 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 साल बाद की वैल्यू ये होगी कि ये पहले साल में $1000 से बढ़कर $1100 हो गया था, और अब इसे पहले साल से दूसरे साल तक फिर से 10% ग्रो करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल रहेगा। अब बेस $1000 नहीं बल्कि $1100 हो जाएगा, और इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे 10% लिखने के बजाय हमें इसे लिंक करना होगा। इस तरह जो नई वैल्यू आएगी वो होगी $1210। अब तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू वही होगी जो दूसरे साल के अंत में थी। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा $1331। इस पूरे प्रोसेस को, जहां हम प्रेजेंट वैल्यू को हर साल 10% से बढ़ाते जा रहे हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से याद रखिए। जब भी हम किसी अमाउंट को हर साल एक फिक्स्ड रेट से बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब एक और चीज़ जो हमें फ्यूचर वैल्यू डिस्कस करते समय देखनी चाहिए वो ये कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है उसमें हर साल की वैल्यू पिछले साल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे साल 2 की वैल्यू साल 1 से ली गई है
और साल 3 की वैल्यू साल 2 से ली गई है। अब इसी फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। साल 2 की वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली साल 1 की वैल्यू है, सही है ना? यहाँ $1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसे 10% से ग्रो कराया गया है। तो यही ईयर 1 की वैल्यू है, राइट? अब ईयर 2 के लिए आपको इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है ना? तो यही मैं करने वाला हूँ। 1 प्लस 10% यानी 1.1। बेसिकली हो क्या रहा है? ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना? जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो वैल्यू आती है $1210। तो ये वही चीज़ हुई, सही है ना? लेकिन बार बार इसे मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इसे और सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, यानी टू द पावर ऑफ 2। अब ये क्लियर है? पहला वैल्यू साल 1 के बाद का है और उसके बाद पावर 2 लगा हुआ है। अब सोचिए साल 3 के लिए फॉर्मूला कैसा दिखेगा। मेरा मानना है कि अब ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं बस इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 कर देता हूँ, क्योंकि अब हम साल 3 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट आएगा $1331। अब सिंप्लिसिटी और डिस्प्ले के लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। साल 1 के लिए फॉर्मूला ऐसा होगा, साल 2 के लिए ऐसा और साल 3 के लिए कुछ इस तरह। तो ये एकदम सीधा साधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 1, एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 2, एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 3। तो याद रखें 10% का कंपाउंडिंग कुछ इस तरह हो रहा है, साल 1, साल 2, साल 3 और आगे भी इसी तरह। यही तरीका है जिससे ये फॉर्मूला काम करता है। अब जो फॉर्मूला हमने फ्यूचर वैल्यू के लिए डिस्कस किया उसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। फ्यूचर वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी C0 होती है, जिसे एक प्लस R टू द पावर ऑफ N से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ N साल को रिप्रेजेंट करता है। साल 1 के लिए ये 1 होगा, साल 2 के लिए 2, साल 3 के लिए 3 और आगे भी इसी तरह। और R कुछ और नहीं बल्कि रेट ऑफ रिटर्न है। तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है और यही तरीका है जिससे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दूसरे सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो अब सवाल ये आता है कि प्रेजेंट वैल्यू को समझें कैसे। इसे ऐसे सोचिए, आपको आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको साल 1 के अंत में $1100 मिले। समझे? मतलब आपको आज कितना इन्वेस्ट करना होगा जिससे साल 1 के अंत में $1100 मिल सके। जाहिर है कि आज इन्वेस्ट की गई अमाउंट 1100 से कम होगी और हमें यही समझना है कि वो अमाउंट कितनी होगी। यही कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चलिए इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ साल 1 में हम $1100 लेने वाले हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें उस वैल्यू को लेना होगा जो हमें साल 1 के अंत में चाहिए और उसे डिवाइड करना होगा 1 प्लस हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि यहाँ 10% है। इससे हमें मिलेगा $1000। अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए। यहाँ हम इसे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो वहाँ हमने इनिशियल अमाउंट को 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया था। तो एक तरफ ये कंपाउंडिंग कहलाता है और दूसरी तरफ इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। यहाँ वो हम इसे प्रेजेंट वैल्यू तक डिस्काउंट कर रहे हैं और ये डिस्काउंटिंग होती है 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके। तो इस तरह हम साल 1 के अंत में मिलने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैश फ्लो साल 2 के अंत में हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। मान लेते हैं कि साल 2 के अंत में हमें $1210 मिलने वाले हैं। यहाँ फॉर्मूला लगभग वही रहेगा। इस केस में हम 1210 को 1 प्लस डिस्काउंट रेट यानी रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब ये पावर ऑफ 2 में होगा क्योंकि ये कैश फ्लो साल 2 के अंत में मिल रहा है।
तो हमें इसे 2 बार डिस्काउंट करना होगा। तो यहाँ फिर से हमें मिलेगा $1000। अब अगर कोई कैश फ्लो साल 3 के अंत में हो और हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे? चलिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं। साल 3 के अंत में अगर हमें $1331 मिले, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम पहले से जानते हैं कि आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो इस केस में 1331 को 1 प्लस डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अब ये पावर ऑफ 3 में होगा। सही है ना? तो यही तरीका है जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ये फॉर्मूला डिस्प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे फॉर्मूला ईयर आफ्टर ईयर बदलता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और आगे भी इसी तरह चलता है। तो यहाँ पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, आप देख सकते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट रेट्स में डिफरेंस है ना? दूसरे साल के लिए 1 प्लस E5 टू द पावर ऑफ 2 होगी, तीसरे साल के लिए 1 प्लस E5 टू द पावर ऑफ 3 होगी और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो इस तरह आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखिए, इसे ही डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। जब हमने फ्यूचर वैल्यू की बात की थी, तब हम कंपाउंडिंग कर रहे थे, यानी हर साल वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इसे डिस्काउंट कर रहे हैं। और ये डिस्काउंटिंग किस पर हो रही है? हमारे रेट ऑफ रिटर्न या फिर जिस डिस्काउंट रेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर। अब यही चीज़ एक फॉर्मूले से भी समझी जा सकती है, ठीक है? और जैसा हमने फ्यूचर वैल्यू में देखा था, यहाँ भी कुछ वैसा ही एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है C, यानी कैश फ्लोज। तो मान लीजिए कि ये किसी nth ईयर के लिए है। अगर ये पहला साल है तो ये होगा C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 1। अब R क्या है? R हमारा डिस्काउंट रेट है। उसी तरह अगर हम तीसरे साल की बात करें तो फॉर्मूला होगा तीसरे साल का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 3। मान लेते हैं कि आप एक बाइक रेंटल का बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाइक खरीदने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसे रेंट पर देकर रेंटल इनकम कमाने लगते हैं। तो इस बिजनेस में एक तरफ कैश आउटफ्लो होगा और दूसरी तरफ कैश इनफ्लो आएगा, जो कि आपकी इनकम होगी। सही है? साथ ही आप इस बाइक को 5 साल बाद बेच भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको इस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। इसका जवाब नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी में छिपा है। एनपीवी फाइनेंस में सबसे जरूरी और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है और इस वीडियो में हम एनपीवी को पूरी तरह समझेंगे। इसका मतलब, इसकी फॉर्मूला, कैलकुलेशन और यूजेस। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को मास्टर करना होगा। ठीक है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दो भागों में बांटा गया है, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो चलिए पहले इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप आज $100 इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है और $100 आपकी इन्वेस्टमेंट। अब सवाल ये है कि ईयर 1 के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 10% रिटर्न मिलता है, तो उसकी वैल्यू होगी $100 प्लस 10% ऑफ $100। सही है? तो फॉर्मूला से अगर देखें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, $100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%। तो असल में हम ओरिजिनल अमाउंट को 1 प्लस 10% यानी 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी ईयर 1 के अंत में। समझिए कि ईयर 2 के एंड में वैल्यू क्या होगी? क्या हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम मान लें कि रेट ऑफ रिटर्न फिर से 10% है, तो सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा कि अब जब वैल्यू 110 हो गई है, तो इसे फिर से 10% से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यही हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है? तो यही वैल्यू हमें ईयर 2 के एंड में मिलेगी। ठीक? यही फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। हम हर साल वैल्यू को रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ाते जाते हैं, हर बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस ईयर 2 की फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मानकर उसे 1+10% से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। सही। तो पहली कैलकुलेशन से हमें ईयर 1 के एंड की वैल्यू मिलेगी और फिर हम इसे फिर से 10% से बढ़ा देंगे, यानी फिर से 1+10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू ईयर 1 के बाद की है और फिर उसे एक बार और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1+D5। ठीक। तो यही वैल्यू होगी ईयर 2 के एंड में। लेकिन एक्सेल में इसे बार बार लिखने के बजाय हम इसे टू द पावर ऑफ 2 में लिख सकते हैं। सही। क्योंकि हमने इसे 2 बार लिखा है तो हम इसे टू द पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेम आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया $121 ईयर 2 के एंड में। अब ईयर 3 का क्या? अब तक हमें समझ आ गया होगा कि ईयर 1 और ईयर 2 कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये भी सिंपल होगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ईयर 2 के एंड की वैल्यू लो और उसे फिर से 10% से बढ़ा दो। सही। और फिर हम इसे उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, 1+10% टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि ये ईयर 3 के एंड की वैल्यू होगी। ठीक। तो इस तरह ये फॉर्मूलाज काम करेंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, ठीक, फिर सेकेंड ईयर का फॉर्मूला और फिर थर्ड ईयर का फॉर्मूला। तो इसे ध्यान से देखिए। ठीक। फर्स्ट ईयर में ये सिंपल है, फिर सेकेंड ईयर के लिए टू द पावर ऑफ 2 आ जाता है और थर्ड ईयर के लिए पावर ऑफ 3। सही। तो इसी तरह से आप फ्यूचर वैल्यूज निकालते रहते हैं। ठीक। अब जब फ्यूचर वैल्यू आपको समझ आ गई है तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का टोटल ऑपोजिट होता है। यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें ईयर 1 के एंड में मान लीजिए $110 मिल सके। ठीक। तो सवाल सिंपल है, आज मैं कितनी रकम इन्वेस्ट करूं ताकि ईयर 1 के एंड में मुझे $110 मिले, अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्यूचर वैल्यू वाले सवाल में हमने ऑलरेडी देखा था कि इसका जवाब $100 होगा, क्योंकि वो 10% से ग्रो होकर $110 बन गया था। सही। लेकिन इसे फॉर्मूला के तौर पर कैसे लिखा जाए, यही सवाल है। ठीक। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, डिजायर्ड अमाउंट यानी फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी रकम चाहिए उसे डिवाइड कर दीजिए 1+10% से। ठीक। फ्यूचर वैल्यू में हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को 1+ रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। हम उसे 1+10% से डिवाइड कर रहे हैं और हमें आंसर मिलता है $100। ठीक। अब एक और स्टेप लेते हैं। मान लीजिए आपको सेकेंड ईयर के एंड में $121 चाहिए और आप ये जानना चाहते हैं कि आज आपको कितनी रकम इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि सेकेंड ईयर के एंड में आपको $121 मिले, अज्यूमिंग कि रेट ऑफ रिटर्न फिर से 10% है। अब फॉर्मूला कैसे बदलेगा? फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी 121 को 1+10% से डिवाइड करेंगे और यहाँ ध्यान रखना टू द पावर ऑफ 2 आएगा, क्योंकि ये 2 साल बाद की वैल्यू है तो इसे 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए टू द पावर ऑफ 2। इससे हमें फिर से $100 मिल जाएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरे साल के अंत में आपको 133.10 चाहिए और आपको जानना है कि आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा कि इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1+ आपका रेट ऑफ रिटर्न से और टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि ये 3 साल बाद की वैल्यू है। सही है। तो जैसा आप देख सकते हैं 3 साल के बाद टू द पावर ऑफ 3 आ रहा है और जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम उसे उसी पावर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो एक बार फिर से कंपेयर करके देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई किया था 1+D5 से, फिर 1+D5 टू द पावर ऑफ 2 और फिर 1+D5 टू द पावर ऑफ 3। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ हम इन नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है। तो यही फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV की तरफ। ये अब काफ़ी सिंपल होना चाहिए। चलो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जहां हमें एक प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मुझे पता है कि हमने अभी तक NPV को कैलकुलेट करना नहीं सीखा, लेकिन ये एग्जाम्पल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यकीन मानिए ये बहुत आसान है। पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं
और फिर एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, जहां आपको शुरू में एक इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इसे ईयर 0 से दिखाया गया है, जहां इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $200 और जैसे ही आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको कुछ रिटर्न्स मिलने लगेंगे, है ना। यहां हमने हाइपोथेटिकल रिटर्न्स लिए हैं। पहले साल के अंत में $110, दूसरे साल के अंत में $120 और तीसरे साल के अंत में $130 और डिस्काउंट रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। ठीक है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आपको सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि आज आपने कितना कैश आउटफ्लो किया है, यानी कितना इन्वेस्ट किया है। और तीसरा, दोनों का टोटल निकालना होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का सीधा मतलब है कि जितनी फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी उसमें से आज का इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो घटा देंगे और जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। अगर अभी तक स्टेप्स पूरी तरह समझ नहीं आए तो अब कैलकुलेशंस करके देखते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले हम पहला स्टेप करते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ईयर 1 के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, सही है। अब इसे कैसे निकालते हैं? आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट याद है ना, वही जो हमने पहले सीखा था। तो ये होगा 110 को डिवाइड करना 1 + 10% से, ठीक है। यही है ईयर 1 कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। अब ईयर 2 का क्या और ईयर 3 का? मुझे लगता है ये अब काफ़ी सिंपल होना चाहिए। चलिए इसे भी निकालते हैं। ईयर 2 के लिए होगा 120 को डिवाइड करना 1 + 10% टू द पावर ऑफ 2 से, सही है। और ईयर 3 के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? वो होगी 130 को डिवाइड करना 1 + 10% टू द पावर ऑफ 3 से, ठीक है। तो ये हुई ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू। अब इनका टोटल कितना होगा? चलिए इसे ऐड करते हैं। टोटल आ रहा है 296.84। तो ये है हमारी फ्यूचर कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश आउटफ्लो कितना है। कैश आउटफ्लो कितना है? -$200, सही है। यही हमारा कैश आउटफ्लो है। तो अब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? हमें बस इन दोनों का सम टोटल निकालना है, बस इतना ही। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहां हमारे केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा 96.84। तो यही तरीका है जिससे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कंसेप्चुअली समझ आ गया होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। तो ये रहा एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी कैलकुलेशंस में किया था। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन असल में ये बिल्कुल आसान है। एनपीवी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज लिखी होती है वो कुछ और नहीं बल्कि फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ही होती है जो हमने पहले स्टेप में निकाली थी। याद है, C1 कुछ और नहीं, बस पहला कैश फ्लो है जिसे 1 + R टू द पावर ऑफ 1 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ R कुछ और नहीं बल्कि डिस्काउंट रेट है, ठीक है। इसी तरह C2 को 1 + R टू द पावर ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कैश फ्लो का एंड नहीं आ जाता। तो ये पहला पार्ट क्या है? ये है फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जिसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये X0 क्या है? X0 कुछ और नहीं बल्कि कैश आउटफ्लोज है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा? इन दोनों का सम टोटल निकालेंगे और बस यही तरीका है एनपीवी निकालने का। तो एनपीवी का फॉर्मूला काफी सिंपल है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ये दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें से कैश आउटफ्लो घटाना है और इससे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, तो अब चलते हैं इस कैलकुलेशन को
जल्दी से करने के तरीके पर। अब मैं इस प्रॉब्लम पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? देखिए, इस केस में हमारे पास सिर्फ ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 था। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ 3 साल का डेटा हो। ऐसा हो सकता है कि आपको आज से 25 साल तक की प्रोजेक्शन करनी हो। अब सोचिए, अगर आपको हर साल की प्रेजेंट वैल्यू को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़े, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 से लेकर ईयर 25 तक। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टीडियस यानी बहुत लंबा और मेहनत वाला प्रोसेस होगा, सही है? तो हमारा टाइम बचाने के लिए एक्सेल ने हमें एक शानदार फंक्शन दिया है, जिसे एनपीवी फंक्शन कहते हैं। ये क्या करता है? ये पहला स्टेप पल भर में कर देता है। अभी हमने मैन्युअली कैलकुलेशंस करके 296.84 का आंसर निकाला, लेकिन एक्सेल का एनपीवी फंक्शन ये कैलकुलेशन एकदम जल्दी कर सकता है। लो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, जो कि एक्सेल का एक फंक्शन है। ये है एनपीवी फंक्शन, ठीक है? इस एनपीवी फंक्शन में आपको बस रेट डालना होता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डिस्काउंट रेट होता है, यहाँ 10%, और फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 डालनी होती हैं। अब आप इसे एक-एक करके लिख सकते हैं, जैसे 110, 120, 130 और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया, और बस एंटर दबा दीजिए। तो क्या मिलेगा? सीधा आंसर 296.84। मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाती हैं और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर मैन्युअली करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर टू द पावर ऑफ 2 या टू द पावर ऑफ 3 मिस हो जाए। लेकिन इस तरीके से कुछ भी छूटने का कोई चांस नहीं होता। और आखिर में आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू वही आएगा, बस तरीके का फ़र्क होता है। तो याद रखिए, ये एनपीवी फंक्शन आपके एनपीवी को तेज़ी से कैलकुलेट करने के लिए एक पावर टूल की तरह काम करता है। अब हम ये सब एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों सीख रहे हैं? इसका असली मकसद यही है कि आपको समझ आए कि कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, सही है? तो यहाँ आपको बस एक सिंपल रूल ऑफ थंब फॉलो करना है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि आपके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैश आउटफ्लोज से ज़्यादा है, यानी आपका एनपीवी पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब हुआ कि आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ, अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि आपके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैश आउटफ्लोज से कम है, जिससे नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। ये साफ साफ लूज लूज सिचुएशन है, यानी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे डिक्लाइन कर देना चाहिए। तो यही है एनपीवी का सिंपल तरीका। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव है तो डिक्लाइन कर दो, ठीक है? यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है, डिस्काउंट रेट। जब हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि डिस्काउंट रेट डिनोमिनेटर में आ रहा था, राइट? जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, तब डिस्काउंट रेट डिनोमिनेटर में था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो एनपीवी कम होता है, और अगर डिस्काउंट रेट घटता है तो एनपीवी बढ़ता है। अगर डिस्काउंट रेट्स कम होंगे तो एनपीवी ज़्यादा होगा, और अगर डिस्काउंट रेट्स ज़्यादा होंगे तो एनपीवी कम होगा, ठीक है? अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं और एक इंट्यूटिव तरीका समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट रेट और एनपीवी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप कैसे काम करता है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि डिस्काउंट रेट कुछ और नहीं बल्कि वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आप प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये रेट अप्लाई करते हैं और एनपीवी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज देगा और आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? यही तरीका है जिससे ये काम करता है। तो चलिए अब इस कैश फ्लो का एनपीवी निकालते हैं जो हमारे पास है। याद है, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले लिया था। यहाँ डिस्काउंट रेट 10% था और कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज बिल्कुल वही हैं जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे। अब मैं यहाँ एनपीवी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम वही एनपीवी फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमने एक्सेल में सीखा था। ये है एनपीवी फंक्शन। यहाँ रेट 10% है और कैश फ्लोज कौन कौन से हैं? ये सारे कैश फ्लोज हैं, राइट? तो अगर मैं इस ब्रैकेट को बंद करूं तो मुझे सभी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, राइट? इसके अलावा मुझे अपनी कैश आउटफ्लोज को भी डिडक्ट करना होगा, ठीक है?
तो मेरा एनपीवी कितना आएगा, ये है 96.84। अब मुझे बस ये कैलकुलेशंस बाकी डिस्काउंट रेट्स के लिए करनी होंगी और इससे हमें एक ग्राफ मिलेगा जो इस रिलेशनशिप को इंट्यूटिवली समझने में मदद करेगा। अब ये कैलकुलेशन 0% डिस्काउंट रेट के लिए करते हैं। अगर आप एक्सेल को अच्छे से जानते हैं तो आप F4 का यूज करके इन सेल्स को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। हमें बार बार कैलकुलेशंस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी आपको रिलेटिव रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के बारे में नहीं पता, तो आप किसी ब्लॉग को देख सकते हैं या फिर हमारे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस यहाँ डॉलर साइंस यूज कर रहा हूँ, ये मानकर कि आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के बारे में पता है। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिला, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0% डिस्काउंट रेट पर 160 आ रही है, ठीक है। और अब बाकी वैल्यूज भी देखते हैं। मैं कैलकुलेशंस करता रहूंगा तो क्या मिलेगा। जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जितना हायर डिस्काउंट रेट होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, सही है। क्योंकि हमने पहले ही इन्वर्स रिलेशनशिप अस्यूम किया था और इसे फॉर्मूला में भी देखा था। अब देखो, जब डिस्काउंट रेट 10% था तो एनपीवी 96.84 था, और जब डिस्काउंट रेट 100% था तो एनपीवी 98.75% था। तो जब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की बात आती है, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ भी और शायद यहाँ भी। अब ये चेंजिंग डिस्काउंट रेट्स का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट से 35% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस केस में आपका एनपीवी 0 के बहुत करीब है, ठीक है। अब आप इसे एक्सेप्ट करना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ ये अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट लिख रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और भी ज्यादा थे, यानी आप 50% रिटर्न चाहते थे और इन कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको नेगेटिव एनपीवी मिला। इसका मतलब होगा कि आपको प्रोजेक्ट डिक्लाइन करना चाहिए, सही है। तो बाकी केसेस में हम प्रोजेक्ट डिक्लाइन कर देंगे। यही तरीका है जिससे एनपीवी और डिस्काउंट रेट का रिलेशनशिप काम करता है, और आप इसे ग्राफ में भी देख सकते हैं। वैसे जिस पॉइंट पर आपका एनपीवी 0 हो जाता है उसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं तो ये पॉइंट लगभग 35% के आसपास आता है। इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 35% है, और यही वो पॉइंट है जहां एनपीवी 0 हो जाता है। तो अब फाइनली एनपीवी की कुछ लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। ये लिमिटेशंस काफ़ी अच्छे से समझी जा सकती हैं उसी फॉर्मूला से जो हमने अभी तक सीखा है। तो इस फॉर्मूला में कई इनपुट्स थे, जैसे कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज और डिस्काउंट रेट्स, सही है। बेसिकली एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें यही 3 इनपुट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों इनपुट्स को ध्यान से देखें तो एक कॉमन फैक्टर है, ये सारे असम्पशन बेस्ड या एस्टिमेट्स होते हैं। अब एस्टिमेट या असम्पशन बेस्ड का मतलब क्या है। मान लीजिए कैश आउटफ्लोज की बात करें, यहां आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट करेगा, सही है। तो आप बस अंदाजा लगा रहे हैं, आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि यही फाइनल अमाउंट होगा, क्योंकि आप लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट आदि का एस्टिमेशन कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस रह जाएं। तो ये एक एस्टिमेट हुआ, यानी अजम्पशन बेस्ड। ऐसे ही जब कैश इनफ्लोज की बात आती है तो आप रेवेन्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जो आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में मिलने वाला है। लेकिन आपका एस्टिमेट गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके अजम्पशंस 30% से 50% या फिर 100% तक हों, लेकिन असल में ईयर 1 में सिर्फ 10% ही अचीव हो पाए। तो यहाँ भी सब कुछ असम्पशन बेस्ड है। इसी तरह डिस्काउंट रेट्स भी असम्पशन बेस्ड होते हैं, और यही एनपीवी फॉर्मूला के एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन बनती है। क्योंकि अगर दो अलग अलग एनालिस्ट्स एनपीवी कैलकुलेट करें तो उनके असम्पशंस अलग अलग हो सकते हैं, और इसके कारण उनकी कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग आ सकते हैं। एक एनालिस्ट एनपीवी के आधार पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि दूसरा रिजेक्ट कर सकता है। ये चीज पॉसिबल है, और यही एनपीवी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। मान लीजिए आपने एक प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया।
सबसे पहले आपने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और फिर आप बुक्स, ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करना शुरू करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस बिजनेस में कैश आउटफ्लोज भी होंगे और इनकम के जरिए कैश इनफ्लोज भी आएंगे। साथ ही 5 साल बाद आप अपनी प्रिंटिंग मशीन को बेच भी सकते हैं, जिससे आपको एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी। सही है। अब इस पूरी सिचुएशन में आपने एक्चुअल में कितना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कमाया? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आसानी से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर से निकाला जा सकता है। फाइनेंस में आईआरआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स, इसकी फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, इसके यूजेस और बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको आईआरआर को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आईआरआर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस शीट में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट में आमतौर पर क्या होता है, आप शुरुआत में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फिर आप एक समय के बाद रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में ईयर 0 पर एक कैश आउटफ्लो है जो है $200, ठीक है। और फिर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में कैश इनफ्लोज है। उसके बाद कुछ नहीं, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं और ये इनिशियल ईयर का कैश आउटफ्लो है। अब इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। शायद अभी आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर में आप सीख जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है। अब एनपीवी निकालने के लिए हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए, राइट? और आईआरआर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जहां एनपीवी 0 हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप आईआरआर निकालने के लिए ये होगा कि हम एक डिस्काउंट रेट अस्यूम करें। मान लेते हैं कि ये 10% है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जब हमें 10% डिस्काउंट रेट पर एनपीवी मिल जाएगा, तो हम कुछ इटरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं जहां एनपीवी 0 हो जाता है। हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में आइटरेशन मेथड देखेंगे। तो ईयर 1 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? ईयर 1 का कैश फ्लो है 110, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपका डिस्काउंट रेट, राइट? अब ईयर 2 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। ईयर 3 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 130 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 3। तो इन सभी प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल निकालें तो हमें मिलता है 296.84। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता चल गया कि कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू 296.84 आया है। कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो है $200, राइट? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली इन दोनों कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का टोटल होता है। जब हम टोटल करते हैं तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाता है। तो इस केस में क्या हुआ? हमें एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मिला, राइट? अब हमें यह भी पता है कि डिस्काउंट रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? तो जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक? और हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए, और वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अगले स्टेप में मैं इटरेशन शुरू करूंगा और धीरे धीरे डिस्काउंट रेट को बढ़ाऊंगा, 10% से 15%, फिर और आगे। चलिए देखते हैं 15% पे क्या होता है। तो जब डिस्काउंट रेट 15% हुआ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होकर 71.87 हो गया। अगर हम डिस्काउंट रेट बढ़ाकर 20% कर दें तो ये 50.23 हो गया। 30% पर कितना होगा? ये 14.79 हो गया। अब चलिए 35% ट्राई करते हैं। यहाँ हमें मिल रहा है 0.16, जो 0 के काफ़ी करीब है। अगर 36% लें तो अब ये नेगेटिव हो गया, -2.56। तो बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 35% और 36% के बीच में है।
चलिए 35.1% ट्राई करते हैं। ये फिर से ज़ीरो के करीब आ गया। अब 35.05%, ये आया 0.02। अब 35.055%, ये आया 0.01। तो हम धीरे धीरे एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आ रहे हैं, सही है। तो जब डिस्काउंट रेट 35.059% हुआ, तब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, और यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ हमें हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, और ये कुछ और नहीं बल्कि वही रिटर्न है जो हमें प्रोजेक्ट से मिलता है। तो ये पहला तरीका था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, जो हमने सीखा, और इसे आइटरेशन या ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है। ये सेकंड मेथड एक्सेल फंक्शन आईआरआर को यूज करता है, और जो लॉन्ग फॉर्म कैलकुलेशंस हमने अभी तक किए वो यहाँ बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते, क्योंकि एक्सेल सिर्फ 1 सेकंड में आंसर दे देता है। तो चलिए इसे करते हैं। अब हम आईआरआर फंक्शन सीखने वाले हैं। ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, इक्वल टू आईआरआर, और इसमें दो चीजें चाहिए, वैल्यूज और गेस। इन दोनों का मतलब समझते हैं। वैल्यूज कुछ और नहीं बल्कि आपके कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज होते हैं, मतलब आपके ओवरऑल कैश फ्लोज। यहाँ D7 से हमारा कैश आउटफ्लो है, और ये सारे कैश इनफ्लोज हैं। अब आता है दूसरा पार्ट, गेस। गेस का मतलब क्या है? याद है, हमने डिस्काउंट रेट 10% से स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तरफ बढ़े थे। ठीक उसी तरह एक्सेल को भी किसी गेस से स्टार्ट करना पड़ता है। ये 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो चलिए मैं 5% से स्टार्ट करता हूँ और बस एंटर दबाता हूँ। अब जो इटरेशंस हमने मैनुअली की थी वो सारी एक्सेल खुद कर लेगा, और देखिए आंसर आ गया। यहाँ पर हमें मिला 35.0591%। तो आप देख सकते हैं ये मेथड कितना आसान है, और ज़्यादातर एनालिस्ट्स इसी मेथड को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये क्विक और एफिशिएंट है। अब हमने दो तरीके सीख लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड और आईआरआर एक्सेल फंक्शन मेथड। और हमें ये भी पता चल गया कि एक्सेल वाला मेथड कितना ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको आईआरआर का एक्चुअल फॉर्मूला देखना हो तो ये रहा। अब इसे देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की, बस इसे थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। यहाँ हमारे पास एनपीवी है, जो कि ज़ीरो के बराबर है। सही है ना? हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ एनपीवी ज़ीरो हो जाता है। तो यही इस लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है। अब इस पार्ट को देखिए, जहाँ CF0, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 आदि दिए गए हैं। ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की थी। कैश फ्लो 0 यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यहाँ हमारे पास $100 का कैश आउटफ्लो था, तो यही CF0 हुआ। और CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR टू द पावर ऑफ 1, और इसी तरह आगे भी चलता है। ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को दर्शाता है। तो IRR का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर हो जाती है, तो NPV ज़ीरो हो जाता है। और जिस डिस्काउंट रेट पर यह बैलेंस बनता है वही आपका IRR होता है। अब अगर आप मैन्युअली पेन और पेपर से आईआरआर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे हाथ से सॉल्व करना आसान नहीं है। इसी वजह से या तो आप एक्सेल में ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधे आईआरआर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को विजुअली समझते हैं, और इसके लिए हम एक शीट यूज़ करेंगे जिसे एनपीवी प्रोफाइल वर्सेस डिस्काउंट रेट्स कहते हैं। इस शीट में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ हमारे पास डिस्काउंट रेट्स हैं, और हर डिस्काउंट रेट के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे जैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, हमें एक ग्राफ मिलेगा जो दिखाएगा कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट के बीच क्या रिलेशन है। अब इस बात को समझिए कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है एनपीवी घटता जाता है। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, तो अब बस इसे विजुअली देखना है कि एनपीवी कैसे मूव करता है और किस पॉइंट पर ये ज़ीरो हो जाता है। यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, तो चलिए हर डिस्काउंट रेट के लिए एनपीवी कैलकुलेट करते हैं,
और फिर देखते हैं कि ये ग्राफिकली कैसे मूव करता है। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए मैं वही एनपीवी फंक्शन यूज़ करूँगा जो हमने पहले यूज़ किया था। सबसे पहले हमें रेट देना होगा और फिर वैल्यूज़। ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं 110, 120, 130 और फिर हम कैश आउटफ्लो भी ऐड करेंगे। तो इस हिस्से से हमें फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा और ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, सही है ना? और यही हमारा एनपीवी बनेगा। अब जब हमारे पास 0% के लिए एनपीवी का कैलकुलेशन आ गया, तो हम बाकी डिस्काउंट रेट्स के लिए भी यही कर सकते हैं। मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी ट्वीक करनी होगी। जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मैं डॉलर साइंस यूज करूंगा ताकि ये रेंजेस मूव ना करें। डॉलर साइंस लगाने से ये स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन अगर मैंने किसी सेल रेफरेंस जैसे C11 के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया, तो C11 जो कि डिस्काउंट रेट है, वो ऊपर से नीचे मूव करता रहेगा जैसे जैसे हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है? अगर आपको और डिटेल में समझना है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को देख सकते हैं। इससे आपको इस फॉर्मूला का सही मतलब समझ आ जाएगा। अब मैं बस एनपीवी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब 10% के लिए एनपीवी फिर से कैलकुलेट हो गया है, सही है ना? और जैसे जैसे हम ये करते हैं, राइट हैंड साइड पर ग्राफ भी धीरे धीरे प्लॉट होता जा रहा है। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं। जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, आप देख सकते हैं कि एनपीवी शुरू में पॉजिटिव था, लेकिन 100% पर यह नेगेटिव हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमने कैसे डिफाइन किया था? आईआरआर वो रेट होता है जहां एनपीवी जीरो हो जाता है, सही कहा ना? मतलब वो डिस्काउंट रेट जिस पर एनपीवी एग्जैक्टली जीरो होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पता है कि आईआरआर कितना है, तो चलिए इसे डालकर देखते हैं। यहाँ मैंने 35% लिया है, जो कि एक राउंडेड नंबर है। अब मैं एग्जैक्ट नंबर डालता हूँ, 35.0591%, ठीक है? और जैसे ही मैंने ये डाला, आप देख सकते हैं कि एनपीवी जीरो हो गया। तो इस एनपीवी प्रोफाइल की मदद से आपको क्लियर समझ आता है कि एनपीवी डिस्काउंट रेट के साथ कैसे मूव करता है। और जिस पॉइंट पर एनपीवी जीरो होता है, वही आपका आईआरआर होता है, ठीक है? इससे आपको विजुअली समझ आता है कि आईआरआर आखिर है क्या। आईआरआर कैपिटल बजटिंग में बहुत यूजफुल होता है, खासकर जब आपको दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने हो या फिर डिसाइड करना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो आईआरआर को जरूर समझना चाहिए। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल वही है जो हमने पूरे वीडियो में यूज किया है, और इसके अलावा मैंने एक और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है ताकि चीजें सिंपल रहें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम ये समझें कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट, या फिर दूसरे को रिजेक्ट करके पहले वाले को एक्सेप्ट करें। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पूरी तरह से आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसे हम केडी कह सकते हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ये बेसिकली मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न आना चाहिए। तो इसको मैं केडी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहूंगा, ठीक है? अब अगर आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, सही कहा ना? ऐसे केस में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम हो। इस केस में आपको प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो एक बार फिर से रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10% है, ठीक है? इस एग्जाम्पल में मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% लिया है। चलिए दोनों केसेस के लिए आईआरआर निकालते हैं और ये समझते हैं कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आईआरआर फॉर्मूला यूज करूंगा। वैल्यूज में सारे कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज आएंगे और फिर एक गेस डालूंगा, मान लेते हैं 5%। तो यहाँ पर हमें मिला 35%, यानी 35.06%, ठीक है? लेकिन दूसरे केस में क्या होगा? फिर से आईआरआर फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज डालते हैं और गेस लेते हैं 5%। तो यहाँ पर हमें मिला 7.27%। अब पहले केस में 35.06% 10% से ज़्यादा है, तो इस केस में हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल है ना?
दूसरी तरफ जब हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वहाँ 7.27% 10% से कम है, तो इस केस में हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट। अब चलते हैं आईआरआर के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ। सबसे ज़्यादा आईआरआर का यूज़ कैपिटल बजटिंग में किया जाता है। ये उन बिजनेसेस के लिए काफ़ी मददगार होता है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जब तक आपका आईआरआर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक और बड़ा यूज़ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में होता है, जहां आईआरआर का इस्तेमाल किया जाता है ये समझने के लिए कि अलग अलग बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी आप आईआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह का सही परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआर का यूज़ अपनी कंपनी के शेयर बायबैक प्रोग्राम्स को एनालाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव हैं। लेकिन आईआरआर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलिए अब उनके बारे में भी बात करते हैं। आईआरआर की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब किसी प्रोजेक्ट में कुछ सालों तक पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं और फिर किसी साल नेगेटिव कैश फ्लो आ जाता है, तो वहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे केसेस में मल्टीपल आईआरआर आ सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाए। एक और लिमिटेशन ये है कि आईआरआर पूरी तरह कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज पर बेस्ड होता है, जो खुद ही एस्टिमेट्स होते हैं। सही कहा ना? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह के असम्पशंस आप प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़े हों या एक्सपेंसेस से, वो आपके एनालिसिस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि दो अलग अलग एनालिस्ट्स कभी भी सेम असम्पशन पर नहीं पहुंचेंगे, है ना? एक और दिक्कत तब आती है जब अलग अलग साइजेस के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ $100 चाहिए, जबकि दूसरे को $10 लाख चाहिए। अब अगर दोनों का आईआरआर सेम हो तो कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे? इसी तरह की प्रॉब्लम तब भी आती है जब अलग अलग टाइम होराइजन्स वाले प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट सिर्फ 1 साल के लिए है और दूसरा 10 ईयर्स के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आईआरआर का कंपैरिजन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मान लीजिए आप इंडिया में एक नया क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना चाहते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये एक कैश काउ साबित होगा। लेकिन आपका रैशनल माइंड आपको पहले एक क्विक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने के लिए कहता है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी या नहीं। ऐसा एनालिसिस करने के लिए आमतौर पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर से शुरुआत की जाती है। लेकिन आईआरआर हमेशा काम नहीं करता, खासकर जब कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हो। मतलब कैश फ्लोज कभी पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव हो जाए, फिर दोबारा पॉजिटिव हो और ऐसा बार बार होता रहे। ऐसे केसेस में मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी एम बहुत काम आता है। आज की इस वीडियो में हम एम के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसकी कैलकुलेशंस, आईआरआर की लिमिटेशंस को ये कैसे सॉल्व करता है और इसके यूजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर चर्चा करने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में नए हैं तो हमने आईआरआर पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और एग्जाम्पल्स के साथ आईआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अब सवाल आता है कि हमें एम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आईआरआर के अंदर कई लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हमें इन प्रॉब्लम्स का पता होगा, तभी हम आसानी से समझ पाएंगे कि एम कैसे काम करता है। तो चलिए पहले आईआरआर की प्रॉब्लम समझते हैं।
इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है मल्टीपल आईआरआर की। ये प्रॉब्लम तब आती है जब कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल होते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने 0 ईयर में $5,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और फर्स्ट ईयर में आपको $15,000 का रिटर्न मिला। फिर सेकेंड ईयर में कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, यानी -$10,000। यहाँ कैश फ्लो पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ और फिर से नेगेटिव हो गया। इसे ही नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो कहते हैं। आमतौर पर कन्वेंशनल कैश फ्लो ऐसा होता है जहां शुरुआत में एक बड़ा कैश आउटफ्लो यानी नेगेटिव साइन होता है और फिर हर साल पॉजिटिव कैश इनफ्लोज होते हैं जब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो में ऐसा नहीं होता। इसमें माइनस प्लस फिर माइनस जैसे पैटर्न्स बन सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है? इसमें मल्टीपल आईआरआर्स आ सकते हैं। अब मल्टीपल आईआरआर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालने पर हमें 2 आईआरआर मिल सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। मैं आईआरआर नाम की फॉर्मूला यूज करूंगा और इसे कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी। ये वैल्यूज होंगी 5,000, 15,000 और 10,000। फिर हमें एक गेस देना होगा। तो मैं एक गेस देता हूं, मान लीजिए 15%। ठीक है। अब हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है? हमें सॉल्यूशन मिलता है 0%। अब आईआरआर 0% आया पहले केस में, तो एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार मैं वैल्यूज डालूंगा और गेस को थोड़ा ज्यादा रखूंगा, मान लीजिए 55%। अब क्या मिलता है? हमें आईआरआर मिलता है 100%। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमें 2 आईआरआर्स मिल रहे हैं। सही है ना? अब मान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ठीक है। अब इस केस में आप क्या करेंगे? क्या आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? अगर आईआरआर 0% है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर आईआरआर 100% है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सही है। लेकिन यहाँ तो हमें कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मिल रहे हैं। यही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के केसेस में काम नहीं करता। अब चलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की एक और बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर जाएं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो री इन्वेस्टमेंट रेट से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक 3 साल का प्रोजेक्ट है और पहले साल में इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है $200। फिर ईयर 1 में कैश इनफ्लो आता है $100, ईयर 2 में आता है 150 और ईयर 3 में आता है 200। अब सबसे पहले हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। तो आईआरआर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं और गेस करते हैं। सही है। मान लीजिए मैं 5% गेस करता हूँ। अब हमें जो रिटर्न मिलता है वो है 47%। ठीक है। जैसा मैंने कहा, री इन्वेस्टमेंट रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रोजेक्ट में हमें 47% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट? लेकिन जब हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो इम्प्लिसिट असम्पशन होता है कि जो भी कैश इनफ्लोज हमें हर साल मिलते हैं उन्हें दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है, और वो भी उसी आईआरआर रेट पर। अब सोचिए, अगर आपको ईयर 1 के एंड में $100 मिले और आपने उसे री इन्वेस्ट किया 47% पर, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मान लीजिए कि आज ईयर 0 में आपके पास कोई बहुत बड़ा और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो इतना हाई रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्या आपको पक्का पता है कि आपको अगले साल भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो सेम 47% रिटर्न देगा? काफ़ी अनलाइकली है। सही कहा ना? यही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की लिमिटेशन है। इसी तरह जब आप ईयर 2 देखते हैं तो वहाँ भी असम्पशन यही होता है कि जो $150 आए वो भी 47% पर रीइन्वेस्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि आईआरआर रेट ऑफ रिटर्न को ओवर एस्टिमेट कर देता है। तो इन इश्यूज को, जैसे मल्टीपल आईआरआर और ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, सॉल्व करने के लिए हम MIRR यानी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं। अब देखिए, जब हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम वही सेम प्रोजेक्ट ले रहे हैं।
अब यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट रेट जो पहले केस में 47% था, इसे हम किसी ज़्यादा रैशनल नंबर पर अस्यूम करेंगे। हम इतना हाई नंबर नहीं लेंगे जैसे 47%। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी रियलिस्टिकली कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रख सकती है। आमतौर पर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करती है क्योंकि ये मिनिमम रिटर्न होता है जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट करती है। अब फ्यूचर में मिलने वाले $100 को एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना तो अर्न करना ही चाहिए, सही है ना? तो यहाँ हम ये अज्यूम करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। अब समझते हैं कि MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ठीक है? अब MIRR कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालना। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना है? ये है $200। दूसरा स्टेप है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालना। अब यहाँ कैश इनफ्लोज क्या क्या हैं? $100, $150 और $200। हमें इनका फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा, यानी ईयर 3 के एंड तक इनका वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ असम्पशन ये है कि $100 को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 10% पर री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना होगा कि फ्यूचर में ये $100 कितना होगा। तो ये ऐसे निकलेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 100 से 200 तक 2 साल का गैप है, ईयर 1 से ईयर 2 और ईयर 2 से ईयर 3। तो इसे 2 बार कंपाउंड करना होगा। अब $150 का क्या होगा? इसे सिर्फ एक बार कंपाउंड करना होगा क्योंकि ये ईयर 2 में है और इसे ईयर 3 तक जाना है। तो इसका फ्यूचर वैल्यू होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 1। तो अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होगा 200 प्लस 121 प्लस 165। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। अब सवाल ये है कि ये 200 और 486 आपस में कैसे रिलेटेड हैं? असल में हो क्या रहा है कि 200 हर साल MIRR की रेट से ग्रो कर रहा है, यानी हर साल कंपाउंड हो रहा है और तीसरे साल के एंड तक 486 बन जाता है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आपका MIRR यानी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और क्योंकि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है तो इसे टू द पावर ऑफ 3 तक ले जाना होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 486 के। अब हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन से MIRR निकालना है। तो सबसे पहले हम 486 को 200 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड पर 1 प्लस MIRR टू द पावर ऑफ 3 बचेगा। अब इस पावर 3 को हटाने के लिए हमें इस 2.33 का 1/3 रूट लेना होगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस MIRR। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो MIRR की वैल्यू आएगी 1.341, जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर होगा 34.4%। तो जब हमने MIRR यूज किया तो हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा लॉजिकल लगा, सही है ना? क्योंकि जब हमने IRR अप्रोच यूज किया था तब 47% निकला था, जो 34.4% से काफी ज्यादा था। अब जब आप MIRR को देख रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये कैलकुलेशन तो काफी मुश्किल लग रही है, खासकर अगर प्रोजेक्ट 15 या 20 इयर्स का हो, तब ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट है। हम एक्सेल का इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे IRR कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सेल में IRR फंक्शन यूज़ किया था, वैसे ही आप एक्सेल में MIRR फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। इसमें करना बस इतना है कि MIRR फंक्शन टाइप करें, ब्रैकेट खोलें और वैल्यूज़ डाल दें। हमारी वैल्यूज़ होंगी 200, 100, 150 और 200। अब यहाँ एक फाइनेंस रेट डालना होगा। अब फाइनेंस रेट क्या होता है? ये वही डिस्काउंट रेट होता है जो आपने अज्यूम किया है। यहाँ दो चीज़ें होंगी, फाइनेंस रेट और री इन्वेस्टमेंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम फाइनेंस रेट मान सकते हैं। अब हम इसे यहाँ लिंक कर देंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को री इन्वेस्टमेंट रेट के बराबर मान सकते हैं, या फिर कोई अलग री इन्वेस्टमेंट रेट भी अस्यूम कर सकते हैं, जैसे 5% या 12%। ये आपकी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। अब बस एंटर दबाइए और आपको वही आंसर मिलेगा जो हमने पहले मैन्युअली निकाला था, यानी 34.4%।
तो देखा आपने, MIRR कैलकुलेट करना कितना आसान है। मान लीजिए कि आप लंदन में एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और आपको लगता है कि इससे बहुत अच्छा पैसा बनेगा, इसलिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन आपका रैशनल दिमाग आपको कहता है कि पहले एक क्विक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर लो, ताकि ये समझ आ सके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएंगे या नहीं। यहीं पर पे बैक पीरियड काम आता है। ये काफ़ी यूज़फुल मैट्रिक है, और जब इसे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे टूल्स के साथ यूज़ किया जाता है, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने समय में रिकवर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम पेबैक पीरियड के बारे में सीखेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी कैलकुलेशंस, इसके यूजेस और इसकी लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि पेबैक पीरियड होता क्या है और इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। पेबैक पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उससे कुछ कैश इनफ्लोज मिलने की उम्मीद होती है, राइट? तो वो कितना समय लेगा जिससे आपके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएं, उसी को पेबैक पीरियड कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट ए है और इस प्रोजेक्ट में कुछ कैश फ्लोज हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, तो एक ईयर ज़ीरो होता है, जहां आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 तक आपको कैश इनफ्लोज मिलते हैं। तो मैं इसे एक टेबल के रूप में दिखा देता हूं। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ऐसे ही आगे। अब मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट ए काफ़ी सिंपल है और इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है $1200 की, और इस प्रोजेक्ट से हर साल $400 के कैश इनफ्लोज मिलेंगे। यहाँ हमने अस्यूम किया है कि कैश इनफ्लोज हर साल इक्वल रहेंगे, यानी हर साल एक समान पैसे आएंगे। अगर ये असम्पशन सही है, तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल हो जाता है। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। इनिशियल अमाउंट को एनुअल कैश इनफ्लोज से डिवाइड करना होता है। यहाँ इनिशियल अमाउंट है $1200 और एनुअल कैश इनफ्लोज हैं $400। तो इस केस में पेबैक पीरियड आएगा 3 इयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, और इस विजुअल से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। $1200 का कैश आउटफ्लो हुआ, फर्स्ट ईयर में 400 रिकवर हुआ, सेकेंड ईयर में फिर 400 और थर्ड ईयर में फिर 400। तो पेबैक पीरियड हो गया 3 इयर्स। अब मान लेते हैं कि कैश इनफ्लोज 400 की जगह $300 हो गए। तो पेबैक पीरियड कितना होगा? अगर हर साल $300 मिल रहे हैं, तो पूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में 4 इयर्स लगेंगे। सही है ना? पहले 3 इयर्स में $900 और फोर्थ ईयर में बाकी $300। तो यहाँ पेबैक पीरियड हो गया 4 इयर्स। अब एक और सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए कैश इनफ्लोज 300 की जगह $500 हो गए। तो इस केस में पे बैक पीरियड कितना होगा? यहाँ फर्स्ट 2 इयर्स में $1000 रिकवर हो जाएंगे, और बाकी के $200 0.4 इयर्स में रिकवर होंगे। तो टोटल पे बैक पीरियड आएगा 2.4 इयर्स। जब कैश इनफ्लोज हर साल इक्वल होते हैं, जैसे कि $500 पर ईयर, तो पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। लेकिन अगर कैश इनफ्लोज हर साल अलग अलग हों, तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अब इसी कॉन्सेप्ट को अनइक्वल कैश फ्लोज के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट बी है, जिसमें कैश इनफ्लोज हर साल अलग अलग होंगे। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में $400, सेकेंड ईयर में $500, थर्ड ईयर में $600 और फोर्थ ईयर में फिर $600। अब सवाल ये है कि ऐसे केस में पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाए। अब इस केस में पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज कहते हैं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज का मतलब क्या होता है? जब हम पेबैक पीरियड निकालते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस साल तक टोटल कैश इनफ्लो इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाता है। हमें ये क्यूमुलेटिवली चेक करना होता है कि ये किस साल होगा। चलो पहले साल को देखते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड तक क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना होगा? वो होगा
$400। अब सेकंड ईयर में क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्या होगा? फर्स्ट ईयर का $400 प्लस सेकंड ईयर का $500, तो टोटल हो गया $900। अब थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्या होगा? सेकंड ईयर के $900 में थर्ड ईयर के $600 ऐड कर देंगे। फोर्थ ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर के $1500 में फोर्थ ईयर के $600 ऐड कर देंगे। अब यहां मेन चीज समझने वाली ये है कि हमें रिकवर करना था $1200। तो कौन से साल में हमने $1200 रिकवर कर लिए? ईयर 3 के अंदर, क्योंकि ईयर 2 के एंड तक सिर्फ $900 हुए थे, लेकिन ईयर 3 के एंड तक हम 1200 से ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। इसका मतलब हमारा पे बैक पीरियड कहीं ना कहीं ईयर 2 और ईयर 3 के बीच में होगा। अब हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है कि पे बैक पीरियड कहाँ आएगा। इसके लिए हमें एक और टर्म समझनी होगी जिसे बैलेंस कहते हैं। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अभी कितना अमाउंट रिकवर होना बाकी है। तो पहले साल के एंड पर हमने $400 रिकवर कर लिए। अब कितना बचा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1200 थी, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा 1200 माइनस 400 यानी $800। यही कॉन्सेप्ट हम आगे अप्लाई करेंगे। सेकेंड ईयर के एंड पर बैलेंस कितना होगा? ईयर 2 के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज थे $900 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $1200, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा 1200 माइनस 900 यानी $300। तो अभी $300 और रिकवर करने बाकी हैं। अब तीसरे साल के एंड तक क्या होगा? हमने ना सिर्फ वो $300 रिकवर कर लिए, बल्कि हमारे पास एक्स्ट्रा $300 भी आ चुके हैं। और चौथे साल के एंड तक क्यूमुलेटिव इनफ्लोज बढ़कर $900 हो जाते हैं। तो पेबैक पीरियड जो है वो डेफिनेटली ईयर 2 और ईयर 3 के बीच में आएगा। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। पेबैक पीरियड होगा, पहले 2 साल पूरे हो गए यानी 2 इयर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा। ईयर 2 के एंड पर $300 बाकी थे और ईयर 3 में कैश इनफ्लो $600 है। तो अगर हम माने कि कैश इनफ्लोज पूरे साल में इवनली आते हैं, तो $300 रिकवर करने में कितना समय लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 600 यानी 0.5 ईयर्स। तो जो पेबैक पीरियड हम निकाल रहे थे वो होगा 2 ईयर्स प्लस 0.5 ईयर्स यानी टोटल 2.5 ईयर्स। तो अनइक्वल कैश फ्लोज वाले केस में पेबैक पीरियड निकल कर आता है 2.5 ईयर्स। अब देखते हैं कि पेबैक पीरियड कैपिटल बजटिंग में कैसे यूज होता है। बेसिकली पेबैक पीरियड को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? सिंपल, जिसका पेबैक पीरियड कम होगा वही बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट को जल्दी रिकवर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड 10 ईयर्स है और प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड 3 ईयर्स है। तो अब सवाल ये उठता है, प्रोजेक्ट ए लेना चाहिए या प्रोजेक्ट बी? तो जब आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो साफ दिख रहा है कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है ना? लेकिन सिर्फ इतना देख लेना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि मैनेजमेंट का बेंचमार्क पीरियड क्या है। अब मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जिस भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करें, उसका मैक्सिमम पेबैक पीरियड 4 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में प्रोजेक्ट बी सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसका पेबैक पीरियड 4 ईयर्स से भी कम है। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट का बेंचमार्क पेबैक पीरियड सिर्फ 2 इयर्स का हो, तो इस केस में आप दोनों प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों का पेबैक पीरियड 2 इयर्स से ज़्यादा है। अब बात करते हैं पेबैक पीरियड की लिमिटेशंस की। इसे समझने के लिए फिर से दो प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1200 की है और दोनों 4 इयर्स में $1600 जनरेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहिए। अगर पेबैक पीरियड के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड होगा 3 इयर्स। ठीक इसी तरह अगर आप प्रोजेक्ट बी देखें तो उसका भी पेबैक पीरियड 3 इयर्स ही आएगा। अब सोचिए कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं प्रोजेक्ट बी को चुनूंगा, और इसकी वजह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपने कैपिटल बजटिंग के पिछले लेक्चर्स में
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। लेकिन अगर अब तक नहीं समझा तो आप हमारी इस वीडियो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिटेल में देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि प्रोजेक्ट बी में आपको फर्स्ट ईयर में ही $1000 मिल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ए में $1200 तीसरे साल के एंड में मिल रहे हैं। अब सोचिए 3 साल बाद मिलने वाले $1200 की आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों की वजह से इसकी वैल्यू आज के मुकाबले काफ़ी कम होगी। लेकिन प्रोजेक्ट बी में आप फर्स्ट ईयर में ही एक बड़ा अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। यही पॉइंट है, टाइम की वैल्यू होती है लेकिन पे बैक पीरियड इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करता। इसी वजह से डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एक बेहतर अप्रोच माना जाता है। अब पे बैक पीरियड की एक और लिमिटेशन देखते हैं। ये पे बैक पीरियड के बाद होने वाले कैश इनफ्लोज को इग्नोर कर देता है। इसे समझने के लिए फिर से प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को लेते हैं। मान लीजिए दोनों प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1200 है। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों का पे बैक पीरियड 3 ईयर्स का है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। प्रोजेक्ट बी में पे बैक पीरियड के बाद भी कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। प्रोजेक्ट बी में ईयर 5 और ईयर 6 में भी $400 का कैश इनफ्लो मिल रहा है। अब आप क्या चुनेंगे? अगर सिर्फ पे बैक पीरियड को देखें तो दोनों प्रोजेक्ट्स सेम लगते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बी ज़्यादा कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा है, जो लॉजिकली बेटर ऑप्शन लगता है। यही पे बैक पीरियड की एक और लिमिटेशन है। ये पे बैक के बाद होने वाले एक्स्ट्रा कैश इनफ्लोज को इग्नोर कर देता है। इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर जैसी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए पे बैक पीरियड को कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता। इसे एनपीवी और आईआरआर जैसे मेथड्स के साथ मिलाकर देखा जाता है ताकि सही प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जा सके। मान लीजिए कि आप इंडिया में एक नया बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना चाहते हैं और इसे लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये एक कैश काउ बनने वाला है। लेकिन आपका रैशनल माइंड कहता है कि पहले एक क्विक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर लो ताकि ये समझ सकें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर भी कर पाएंगे या नहीं। और यहीं पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपके काम आता है। बाकी कॉरपोरेट फाइनेंस टूल्स जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर के साथ मिलाकर आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये एनालाइज कर सकें कि कितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले पाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को डिटेल में समझेंगे, इसकी कैलकुलेशंस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस में इसका यूज और इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेबैक पीरियड क्या होता है, राइट? क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में नए हैं या आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है कि पेबैक पीरियड क्या होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल देखें जो हमने पहले बनाया है। उसमें इसकी कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, लिमिटेशंस और बहुत कुछ डिटेल में बताया गया है। पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो पर आएं ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। तो इस वीडियो में हम मानकर चल रहे हैं कि आपको पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट पहले से पता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है $1200 की और ये ईयर 0 में लगेगी। इस प्रोजेक्ट से आपको $400 ईयर 1 में, $500 ईयर 2 में, $600 ईयर 3 में और $700 ईयर 4 में मिलेंगे। ये एक टिपिकल प्रोजेक्ट है और इसमें कोई और एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हैं। अब पेबैक पीरियड को डिफाइन कैसे करेंगे? पेबैक पीरियड बेसिकली वो समय होता है जब तक आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो जाती। यानी जितने सालों में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है, वही आपका पेबैक पीरियड कहलाता है। अब यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है?
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बल्कि $1200 है और हमें ये देखना है कि कितना टाइम लगेगा इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। तो अगर इस एग्जांपल को देखें, पहले साल आप रिकवर कर रहे हैं $400, दूसरे साल $500। तो दूसरे साल के अंत तक आप टोटल $900 रिकवर कर चुके हैं। सही है, लेकिन तीसरे साल में क्या होगा? अगर आप इसे फिर से जोड़ें तो ये $1500 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने $1200 से ज़्यादा रिकवर कर लिया है। तो आइडियली आपका पेबैक पीरियड सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में आएगा। सही है? तो चलिए इसे एक मेथोडिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं और फिर इसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है? हम इसे कैश इनफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले साल हमने रिकवर किया $400, ठीक है? दूसरे साल क्यूमुलेटिव क्या होगा? पहले साल के $400 और दूसरे साल के $500 को जोड़ देंगे। तो दूसरे साल के अंत तक हमने टोटल $900 रिकवर कर लिए हैं। इसी तरह हम तीसरे और चौथे साल के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो $2200 होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो है बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस अमाउंट कुछ नहीं बल्कि ये बताता है कि अभी और कितना अमाउंट रिकवर करना बाकी है हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो $1200 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और फर्स्ट ईयर में हमने रिकवर किया $400। जो बैलेंस बचा है वो है $800, राइट? तो यही हम फॉर्मूला में डाल रहे हैं। $1200 में से $400 रिकवर कर लिए तो बैलेंस बचा $800। इसी तरह दूसरे साल के बाद बैलेंस बचा $300 क्योंकि क्यूमुलेटिव हम सेकेंड ईयर के एंड तक $900 रिकवर कर चुके हैं, लेकिन $300 अभी भी रिकवर करना बाकी है। तीसरे साल के बाद क्या होगा? अब हमारा बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिकवर कर लिया है। तो यहीं पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमारे पास नेगेटिव बैलेंसेस हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा 2 इयर्स प्लस समथिंग। क्योंकि 2 साल पूरे होने के बाद भी $300 रिकवर करने बाकी हैं, तो इसे हम फ्रैक्शन के रूप में कैलकुलेट करेंगे। अब तीसरे साल में आपकी अर्निंग है $600 और रिकवर करने के लिए बचे हैं $300। तो कितना टाइम लगेगा $300 रिकवर करने में? ये होगा 300 डिवाइडेड बाय 600 यानी 0.5 इयर्स। तो ओवरऑल पेबैक पीरियड आएगा 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 इयर्स। तो ये तरीका है पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का। काफी सिंपल है, राइट? नाउ लुक एट व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये अस्यूम कर रहा है कि जो $400 हमें 1 साल बाद मिलेगा, उसकी वैल्यू वही होगी जो आज $400 की है। क्या ये सच है? हम जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों की वैल्यू अलग होगी। अगर हम आज $400 इन्वेस्ट करें, तो उसकी वैल्यू 1 साल, 2 साल और आगे बढ़ने के साथ ज़्यादा होगी क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से उसकी वर्थ बदलती रहती है, सही है? लेकिन पेबैक पीरियड इस पूरे कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देता है। इसीलिए हम इसमें एक एडजस्टमेंट करते हैं। हम कहते हैं कि कैश फ्लोज की बजाय डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज करते हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ $400 का कैश फ्लो है तो इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कन्वर्ट करें ताकि हमें एक बेहतर पिक्चर मिले कि एक्चुअल पे बैक पीरियड कितना है। अब सवाल आता है कि 1 साल बाद मिलने वाले $400 की आज की वैल्यू कितनी होगी? ये प्रेज़ेंट वैल्यू होगी $400 की, ठीक है? लेकिन प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और क्या चाहिए? हमें डिस्काउंट रेट चाहिए या फिर वो रेट ऑफ रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? चलो मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है? तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होगा? कैश फ्लोज़ की जगह अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज़ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ ये होगा $400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% क्योंकि हम $400 की प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट? अब एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकवर होने वाला अमाउंट $400 नहीं बल्कि $363.3 होगा, ठीक है? अब आते हैं ईयर 2 पर। यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पावर 1 की बजाय पावर 2 होगी क्योंकि हमें $500 ईयर 2 के एंड पर मिलेगा, तो हमें इसे 2 बार डिस्काउंट करना होगा।
सही है? तो इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा $413। अब ईयर 3 की बात करें तो पावर 3 होगी और इसका डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा $450.8 और उसके बाद ईयर 4 में ये आएगा $478.1। तो यहाँ हम कुछ अलग नहीं कर रहे, बस इन एब्सोल्यूट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ गए तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो हमने पहले किया था। तो अब बस इसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की जगह अब हम क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेंगे, ठीक है? मतलब एक तरफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज रहेगा और दूसरी तरफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को क्यूमुलेटिवली जोड़ते रहेंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले साल में हमने रिकवर किया $363.6। दूसरे साल में ये होगा 363.6 प्लस 413.2 और इसी तरह हम इसे लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफाइल थोड़ी अलग दिख रही है, राइट? ईयर 3 के एंड तक हमने अस्यूम किया था कि हमने $1500 रिकवर कर लिए, लेकिन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के हिसाब से हमने रिकवर किया सिर्फ $1227.8। अब बैलेंस अमाउंट क्या होगा? चलिए इसे भी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1200 है और हमने सिर्फ $363.6 रिकवर किए, तो बैलेंस अमाउंट होगा $836.4। ठीक है? अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये नंबर फिर से पॉजिटिव कब होता है। यहाँ भी ये ईयर 2 और ईयर 3 के बीच पॉजिटिव हो रहा है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा 2 इयर्स प्लस कुछ फ्रैक्शन, राइट? अब ध्यान दें कि हम ईयर 3 में $450 रिकवर कर रहे हैं और हमें रिकवर करने हैं $423.1। तो कितना टाइम लगेगा? ये ऑब्वियसली दोनों का एक फ्रैक्शन होगा, राइट? तो $423.1 को 450.8 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर आएगा 0.9। अगर फ्रैक्शन को और एग्जैक्ट करें तो ये 0.94 होगा। तो ओवरऑल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा 2.94 ईयर्स, ठीक है? अब इसे कंपेयर करें, जो हमने पहले नॉर्मल पेबैक पीरियड में कैलकुलेट किया था वो आया था 2.5 ईयर्स। लेकिन जब हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कंसिडर किए तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड थोड़ा ज़्यादा आया, यानी 2.94 ईयर्स, राइट? और ये ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। तो इस तरह ये पेबैक पीरियड का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो एब्सोल्यूट कैश इनफ्लोज को कंसिडर करने के लिमिटेशन को सही करता है। मान लेते हैं कि आप ताइवान में एक नया टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत पैसा कमाने वाला है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन आपका रैशनल माइंड कहता है कि पहले एक क्विक एनालिसिस कर लो ताकि ये समझ सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी या नहीं। और यहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काफ़ी यूजफुल साबित होता है। इसी तरह अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत काम आता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, इसकी कैलकुलेशंस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस में इसका यूज़ और इसकी लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन में किया जाता है। अगर आपको इन टॉपिक्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है या आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं, तो पहले हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पर बनाया गया वीडियो देख लीजिए। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करता है। तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं और अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? ये एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जो आपको किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्ट करते हैं, सही है ना? अब ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज फाइनेंस के नज़रिए से सही हैं या नहीं, इसका एक अच्छा इंडिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से मिल सकता है। उदाहरण के लिए
मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और आपको समझना है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, कौन सा बेस्ट रहेगा? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता है। अब देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिफ्रेशर लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कुछ नहीं बल्कि कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू होता है, सही? यही आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स समझना बहुत आसान रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। चलो मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज $100 है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज $80 है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी क्या होगा? ये कुछ नहीं बल्कि 100 माइनस 80 होगा, सही? तो ये आता है $20। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, सही? यही तो गोल्डन रूल है। अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, अगर 0 से कम है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करो। अब इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो यहाँ ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 80 यानी 1.25। अब सवाल आता है कि इस 1.25 को इंटरप्रेट कैसे करें? इसको ऐसे सोचिए, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.25 है तो इसका मतलब है कि हर $1 के कैश आउटफ्लो पर आपको $1.25 का रिटर्न मिल रहा है, सही? यानी हर $1 का इन्वेस्टमेंट आपको $1.25 का रिटर्न दे रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, सही? अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम हो तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज $150 होता तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता 0.66। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हर $1 के इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ $0.66 का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, सही? तो ऐसे में प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 1 हो तो इस केस में मान लीजिए इनफ्लोज भी $100 और आउटफ्लोज भी $100 हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, सही? और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा एग्जैक्टली 1। तो ये एक इंडिफरेंट सिचुएशन हो जाती है जहां आप किसी डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में वही $1 वापस मिल रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यही तरीका होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझने और उसके कंक्लूजन तक पहुंचने का। अब जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिक्स समझ लिए हैं तो चलो अब एक एक्चुअल प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए ईयर 0 में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं $200 की। इस इन्वेस्टमेंट से आपको टाइम के साथ रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ रिटर्न्स होंगे ईयर 1 में $110, ईयर 2 में $120 और ईयर 3 में $130। ये प्रोजेक्ट को सिंपल तरीके से दिखाने का एक तरीका है। अब डिस्काउंट रेट यानी वो रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है वो है 10%। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना। तो चलिए इसे करते हैं। पहला स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू निकालना सारे कैश इनफ्लोज का। यहाँ कैश इनफ्लोज कौन कौन से हैं? ये 3 वैल्यूज जो दिए गए हैं, सही? अब हमें इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज हर साल के बाद दी गई हैं, अब हमें उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? ईयर 1 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, राइट? यही प्रेजेंट वैल्यू होगा ईयर 1 कैश फ्लो का। ईयर 2 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 2। ईयर 3 के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा 130 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर ऑफ 3।
अब जब हम इन तीनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होगा? कुछ नहीं, बस $200, क्योंकि हम इसे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही? तो अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा 296.84 डिवाइडेड बाय $200, और ये आता है 1.48। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, सही? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की मदद से ये पहचानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। और अगर आप देखो तो हमें हर प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी दिए गए हैं। तो चलो पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा 1000 डिवाइडेड बाय 500 यानी 2.0। प्रोजेक्ट बी के लिए ये आएगा 1.6। प्रोजेक्ट सी के लिए ये आएगा 1.5। अब अगर आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करना चाहिए? ऑब्वियसली इस केस में प्रोजेक्ट ए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपको हर $1 के कैश इन्वेस्टमेंट पर $2 का रिटर्न देगा, सही? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से आपको उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो।